तो काइंडली स्टूडेंट मेक श्योर कीजिएगा आपको आवाज़ आ रही है और साथ आपको जो वीडियो है वो विजिबल है। काइंडली मेक श्योर कीजिएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इज एवरीथिंग फाइन? ओके, गुड हो गया। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी ये सीवीएस सिस्टम की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम कहते हैं रूट ऑफ योर सीवीएस, दैट इज द पैथोलॉजी। ठीक है। इसकी पैथो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये ईजी है, बट आप लोगों ने इसको समझना है। ठीक है। जितनी भी इसके मेजर मेजर जो डिजीजेज हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कंजेंटल हार्ट डिजीज आएगा। इसके बाद इसमें हमारे पास कार्डियोमायोपैथी का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट फेलियर का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमआई का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये जितनी भी डिजीज़ के, और जो मैंने आपको नाम दिए ना, 5 से 6 मेन सीवीएस की पैथोलॉजी के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये जो हमारे 7 से 8 टॉपिक्स हैं ना, ये हमारे एटलीस्ट फिंगर टिप्स के ऊपर हो जाएं। और इनमें से आपको एमसीक्यूज आने ही आने। कंजेंटल हार्ट डिजीज में से बच्चों आपको एक एमसीक्यूज आता ही है, चाहे वो पीड्स में आ जाए, चाहे वो आपके मेडिसिन के अंदर आ जाए। आपको एमआई में से एमसीक्यूज इसकी इंटरनल मेडिसिन के अंदर आता होता है, मोस्टली आता होता है आपको। इसकी ईसीजी में आप देखो, जितने भी स्टूडेंट्स ने पहले एग्जाम दिया उन्होंने सबको पता है कि इसकी ईसीजी में से एमसीक्यूज जरूर आता है। वो कुछ भी पूछ लें, वो एट्रियल फिब्रिलेशन पूछ लें, वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पूछ लें, वो इसके हार्ट ब्लॉक्स पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, बट इसमें से एमसीक्यू जरूर आता है। ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, क्या वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बट द आंसर इज दैट कि इसमें से जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, आपके एनआरई के अंदर भी इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। सो बच्चों, जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डेट इज अ कंजेंटल हार्ट डिजीज। मतलब कि जैसे बच्चा पैदा होता है, उसके हार्ट के अंदर जो जो डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी डिजीज हैं वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बच्चों हम इसको कंजेंटल हार्ट डिजीज को डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स के अंदर। एक हमारे पास होती है राइट टू लेफ्ट शंट एसोसिएटेड डिजीजेस, और कुछ हमारे पास होती हैं लेफ्ट टू राइट शंट डिजीज। देखो बच्चों, अब आपने सिर्फ ना कोशिश करनी है कि मतलब कि एक ना अपने माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट क्रिएट करते जाए। अच्छा, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, अच्छा वीएसडी हो रहा है, अच्छा एएसडी हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर वो जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो हो जाए। ठीक है। तो इस तरह अगर आपका हो जाता है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। सो पहले बच्चों हम इसको जो डिस्कस करते हैं, दैट इज अ राइट टू लेफ्ट शंट्स। मतलब ऐसे आपके हार्ट के अंदर वो तमाम डिफेक्ट्स जिनकी वजह से हमारा जो राइट साइड वाला ब्लड है वो लेफ्ट साइड वाले ब्लड के अंदर मिक्स अप हो जाता है। अब देखिए, राइट साइड वाला जो ब्लड होता है ना, आप सबको पता है वो कौन सा होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो लेफ्ट साइड वाला ब्लड होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पहले नंबर पे जो चीज़ बच्चों आपने याद रखनी है, जब भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स होता है, तो उसकी वजह से आपको साइनोसिस होती है। चाहे वो सेंट्रल साइनोसिस है, चाहे वो पेरिफेरल साइनोसिस है। क्या मैं बात बता रहा हूँ आपको, जब राइट टू लेफ्ट शंट होगा ना, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्सअप होता है, या जिसको अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ ना, जब एक जिसको हम कहते हैं ना कि ये इसका गंदा खून है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जब ऑक्सीजनेटेड में ब्लड में मिक्सअप होता है ना, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मिक्सअप वाला जो ब्लड होता है, जब उसको पूरी बॉडी में पुश किया जाता है ना, तो उसकी वजह से आपको क्या होती है, साइनोसिस होती है। सर इसका मतलब ये हुआ कि जब भी राइट टू लेफ्ट शंट होगा, तो पेशेंट को जो सबसे पहली सिम्टम आएगी बच्चे वो कौन सी होगी, दैट इज अ साइनोसिस। इसलिए राइट टू लेफ्ट शंट वाले जितने भी बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको पैदा होते ही क्या होती है, साइनोसिस होती है। इसके बरक्स ऑन द अदर हैंड, जिनको लेफ्ट टू राइट शंट होता है ना, जिनका ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स होता है बच्चों, उनको बाय बर्थ साइनोसिस नहीं होती। उनको इस साइनोसिस का जो मतलब ऑनसेट होता है ना, वो लेट होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। राइट टू लेफ्ट शंट होगा तो साइनोसिस होगी पैदा होते ही। हाँ, साइनोसिस दोनों में होती है, लेकिन जो अर्ली साइनोसिस होती है वो राइट टू लेफ्ट शंट में होती है। जो लेट साइनोसिस होती है वो लेफ्ट टू राइट शंट वाले पेशेंट्स के अंदर होती है। ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि सर राइट टू लेफ्ट शंट जो हमारे पास हो रहा है वो कौन कौन सी डिजीजेस की वजह से होता है। बच्चों, उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है, मतलब ये 5T से आप याद भी कर सकते हो। जो सबसे पहला हमारे पास टी है, डेट इज अ ट्रंकस आर्टियोसिस। ठीक है, मतलब
आप सबको पता है कि जब आप लोग एम्ब्रियोलॉजी हमने डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले हमारे पास ट्रंक बनती है ना, वो हमारे पास ट्रंकस आर्टियोसिस होती है। मतलब ट्रंकस आर्टियोसिस वो वाली वेसल है जिससे आपका अयोटा, जिससे आपकी जो पल्मोनी आर्टरी ना, ये दोनों बनती होती हैं। मतलब जो ये ट्रंकस आर्टियोसिस होती है ना, इसके दरमियान में सेप्टेशन होती है, इसके दरमियान में स्पाइरलेशन होती है, उससे फिर अयोटा भी बनता है और उससे पल्मोनी ट्रंक भी बनती है। सो अगर किसी पेशेंट के अंदर स्पाइरलेशन नहीं होती, मतलब जो ये ट्रंकस आर्टियोसिस है इसके दरमियान में सेप्टेशन नहीं होती, उसकी पल्मोनी आर्टरी और जो हमारे पास अयोटा है वो नहीं बनता, तो वो सिर्फ एक ही ब्लड वेसल होगी जो आपके राइट वेंट्रिकल से भी, जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल है, दोनों से निकल रही होगी। तो जब एक ही ब्लड वेसल दोनों से निकल रही होगी तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। वही बात होगी ना कि वो दोनों ब्लड आपस में मिक्स होंगे, और जब वो मिक्सिंग वाला ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा तो बच्चों आपको क्या होगी, साइनोसिस होगी। ठीक है, ये हो गया ट्रंकस आर्टियोसिस। आगे बच्चों आते हैं, सेकंड कौन सी डिजीज है जिसके अंदर आपको अर्ली साइनोसिस होती है। आपकी एनआरई के अंदर ये वाले वर्ड्स यूज करती हैं कि अर्ली साइनोसिस, डिले साइनोसिस। अर्ली साइनोसिस मैंने आपको बता दिया कि जब भी राइट टू लेफ्ट शंट होगा तो आपको अर्ली साइनोसिस होगी, जब भी लेफ्ट टू राइट शंट होगा तो वो हमारे पास लेट साइनोसिस होती है, मतलब उसको डेवलप होने में टाइम लगता होता है। पहली डिजीज कौन सी है जिसमें अर्ली साइनोसिस होगी बच्चों, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टियोसिस। कि जब जो ट्रंकस आर्टियोसिस है ना, वो डिवाइड होकर अयोटा पल्मोनी आर्टरी नहीं बनाती, वो एक ही वेसल होती है, और जब एक ही वेसल के अंदर जो हमारे पास डीऑक्सीनेटेड और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मिक्स होता है, तो आपको साइनोसिस होती है। दूसरे नंबर पर जो, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि हमारे पास ये क्लिनिकल इमरजेंसी है, वो बच्चों है हमारे पास ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स का क्या मतलब है, काइंडली पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी को देखो, पहले नॉर्मल एनाटॉमी को देखो। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, अयोटा। सॉरी, आपके राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है सर, पल्मोनी ट्रंक निकलती है। लेफ्ट से अयोटा, राइट से पल्मोनी ट्रंक, ये होती है हमारे पास नॉर्मल एनाटॉमी। लेकिन अब आप खुद देखो कि अगर मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनी ट्रंक निकले और मेरे राइट वेंट्रिकल से अयोटा निकले, दोनों क्या होगी, ऑपोजिट होगी। आपको पता है नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकलता है, अयोटा में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनी ट्रंक निकलती है, वो पल्मोनी ट्रंक क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके लंग्स की तरफ लेके जाती है। लेकिन अगर इनको मैं चेंज कर देता हूँ, अगर इनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनी ट्रंक निकल रही है और मेरे पास राइट वेंट्रिकल से अयोटा निकल रही है, सो इससे जो मेरे पास लंग्स की सर्कुलेशन और जो आपकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन है बच्चों, वो टोटली चेंज हो जाएगी। अब आप देखो, ट्रांसपोजिशन ऑफ अगर ग्रेट वेसल्स होता है ना कि दोनों वेसल्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अब क्या निकलेगा, पल्मोनी ट्रंक। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनी ट्रंक निकलेगी तो पल्मोनी ट्रंक किसकी तरफ जा रही होती है, आपके लंग्स की तरफ। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर तो ऑक्सीजनेटिव ब्लड आता है, वो ऑक्सीजनेटिव ब्लड आपकी पल्मोनी ट्रंक में जाएगा, वो पल्मोनी ट्रंक कहाँ पर जाएगी, आपके लंग्स के अंदर। लंग्स से ब्लड किस में आता है, पल्मोनी वेन्स में। पल्मोनी वेन्स कहाँ पर आती है, आपकी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा पल्मोनी ट्रंक में जाएगा। सो हम कह नहीं सकते कि सर ये तो सिर्फ मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल और लंग्स के दरमियान में ही ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है, मेरी पूरी बॉडी को ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा। एक तरफ सर्कुलेशन चल रही है ये। अब आए जरा दूसरी तरफ, आपके राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, अयोटा, क्योंकि ट्रांसपोजिशन है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई है। राइट वेंट्रिकल से निकलता है हमारे पास अयोटा। तो अब राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीनेटिव ब्लड। वो डीऑक्सीनेटिव ब्लड किस में जा रहे हैं, आपके अयोटा के अंदर। आपका अयोटा किसकी तरफ ब्लड लेके जाता है, आपकी पूरी बॉडी की तरफ। सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है अयोटा के अंदर, और अयोटा से मेरी पूरी बॉडी को जा रहा है, पूरी बॉडी से इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर अयोटा में, अयोटा से फिर पूरी बॉडी में। इसका मतलब ये हुआ कि सर राइट साइड ऑफ द हार्ट और बॉडी के दरमियान में डीऑक्सीजनेटिव ब्लड की सर्कुलेशन चल रही है, और लेफ्ट हार्ट और लंग्स के दरमियान में ऑक्सीजनेटिव ब्लड की
सर्कुलेशन चल रही है, तो ना मेरे पास पूरी बॉडी को ऑक्सीनेटेड ब्लड मिल रहा है और ना मेरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है ऑक्सीजनेशन होने के लिए। इसलिए जब ये बच्चा पैदा होता है उसको अर्ली साइनोसिस होती है, एंड दैट इज अ क्लिनिकल इमरजेंसी, क्योंकि अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो इस बच्चे के अंदर साइनोसिस होगी, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होगा, इसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो जैसे ये बच्चा पैदा होता है पहले नंबर पर हम कोशिश करते हैं जो इसका वो डक्टस आर्टियोसिस होता है ना, हम इसको ओपन रखते हैं, उसको बाहर से हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं, ताकि जो किसी हद तक वो जो नॉर्मल कंजक्शन बनी हुई ना वो कंटिन्यू रहे, और जब तक सर्जरी नहीं होती तो बच्चे को किसी हद तक जो है ना वो ऑक्सीनेटिव ब्लड मिलता रहे। ठीक है, बाकी इसकी जो ट्रीटमेंट है बच्चों ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स का, हमारे पास सर्जिकल रिपेयरिंग है कि आप सर्जरी करो, जो मेरे पास आयोटा राइट वेंटिकल में लगा हुआ उसको वहां से रिमूव करो, लेफ्ट वेंटिकल के साथ लगाओ, लेफ्ट वेंटिकल से जो पल्मोनी ट्रंक निकली है उसको आप राइट वेंटिकल के साथ लगा दो। ठीक है, तो इस तरह इसकी हमारे पास करेक्शन हो जाती है और पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है। आगे बच्चों आते हैं ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। बच्चों ट्राइकस्पिड एट्रेजिया का क्या मतलब होता है? एट्रेजिया का वर्ड जहां पर भी आता है ना इसका मतलब होता है एबनॉर्मल फॉर्मेशन, या जिसकी फॉर्मेशन सही से नहीं हुई होती। सो अगर ट्राइकस्पिड एट्रेजिया है, आप लोगों ने ये वर्ड बहुत दफा सुना होगा एट्रेजिया वाला। सो काइंडली इसका मतलब याद रखिएगा, एट्रेजिया का मतलब है एबनॉर्मल फॉर्मेशन, या हम इसका वर्ड इस तरह भी लेते हैं कि डी जनरेशन, कि सही से चीज नहीं बनी हुई। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बाइलरी एट्रेजिया, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ड्यूडिनल एट्रेजिया, और जैसे आज आज हम सुन रहे हैं क्या है, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। ठीक है, कि ट्राइकस्पिड वाल्व सही से नहीं बना हुआ। बच्चों अगर ट्राइकस्पिड वाल्व हमारा सही से नहीं बनेगा, अब आपको खुद पता है कि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंटिकल में नहीं सही से जाएगा, और अगर राइट वेंटिकल में ब्लड नहीं जाएगा तो आपके पल्मोनी ट्रंक के अंदर ब्लड नहीं जाएगा। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा किसकी तरफ, क्योंकि वहां पे ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो रहा है ना, तो वो फोरामेन ओवेल को ओपन रखेगा और राइट एट्रियम से जो ब्लड है ना वो आपका लेफ्ट एट्रियम में जा रहा होगा, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल में, लेफ्ट वेंटिकल से आपकी पूरी बॉडी में, और दोबारा फिर वही है आके राइट एट्रियम। मतलब इसका ये हुआ कि जो राइट वेंटिकल है ना उसके अंदर ब्लड हमारा नहीं जा रहा होता है, इतना ब्लड नहीं जा रहा होता। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी नोटिस करोगे ना, तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जा रहा है, मतलब राइट से लेफ्ट शंट हो रही है। सो ये जो बच्चा होता है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया वाला, इसमें बच्चों दो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। पहले नंबर पे जब पैदा होता है साइनोसिस होती है, अर्ली साइनोसिस। दूसरे नंबर पर इसका जो राइट वेंटिकल है ना उसका हाइपोप्लेसिया होता है, मतलब देखो ना जब राइट वेंटिकल में ब्लड ही नहीं आ रहा तो जो राइट वेंटिकल होता है ना उसका साइज कम हो जाता है। ठीक है, गुड हो गया। आगे आते हैं बच्चों टेट्रोलॉजी ऑफ फेल्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जिसको हम क्या कहते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट। बच्चों टेट्रा का क्या मतलब होता है, फोर। फेलेट का क्या मतलब है, जो हमारा फीटस है, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ, मतलब कि बच्चे के हार्ट के अंदर ना चार डिफेक्ट्स होंगे। टेट्रोलॉजी फेलेट का क्या मतलब है, बच्चे के हार्ट के अंदर चार डिफेक्ट्स आपने याद रखने हैं। और बच्चों ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें से क्वेश्चन आपको आना ही आना है, चाहे वो आपका एमएलई का एग्जाम है, चाहे वो आपका एमबीएमई का एग्जाम है, चाहे वो आपका एनआरई का एग्जाम है, चाहे वो आपका एएमसी का है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपको आता ही होता है क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मतलब मैनिफेस्टेशन है। सो सर टेट्रोलॉजी फैलेट के अंदर जो आप चार डिफेक्ट्स की बात करें वो चार डिफेक्ट्स कौन सी बच्चों, आपने ये याद रखने। लेकिन ना ये इसको याद इस तरह आपने रट्टा नहीं लगाना कि इसके जो चार के चार डिफेक्ट्स हैं आप उनको रट्टा लगाएं। देखिए जो एमएलई का एग्जाम है ना उसके अंदर रट्टा नहीं आपसे पूछेंगे, वो आपसे ना इसका कनेक्शन पूछेंगे। सो सबसे पहले जो इसका मसला होता है ना बच्चों वो होता है पल्मोनरी वॉल्व के अंदर। राइट वेंट्रिकल से जो आपका पल्मोनी वॉल निकल रहा होता है ना, मेन प्रॉब्लम हमारे उस पल्मोनी वॉल के अंदर होती है। उस पल्मोनी वॉल के अंदर होता है इन्फेंडिब्यूलम, जिससे उसकी फॉर्मेशन होती है। सो अगर वो इन्फेंडिब्यूलम सही से डायलेट ना हो रहा हो तो हमारे पास पल्मोनरी वॉल की हो जाती है स्टेनोसिस। जब पल्मोनी वॉल के बच्चों स्टेनोसिस हो गया, आप मुझे खुद बताओ क्या जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से क्या जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से आपकी पल्मोनी ट्रंक में जाएगा, सर नहीं जाएगा। अगर ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनी ट्रंक में नहीं जाएगा, वो ब्लड कहाँ पर जाएगा, दिस ब्लड स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स योर लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि हमें पता है
क्योंकि बच्चे के जो सेप्टम हमने कल क्रिएट किया था वो सेप्टम वीक होता है। अगर आप इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हो अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर या अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो क्या कर सकते हैं, इन सेप्टम्स के अंदर परफोरेशन करके ब्लड का फ्लो हमारी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हो सकता है। सो यहाँ पर भी ऐसा है डॉक्टर अबू बकर, जो सबसे पहला मसला है वो मेरे पल्मोनी वॉल की स्टीनोसिस है। अगर उसकी स्टीनोसिस होगी तो ब्लड हमारे पास पल्मोनी ट्रंक में नहीं जाएगा, ब्लड हमारे पास राइट वेंट्रिकल से बच्चों कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। सो दो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली हैं। पहला कि हमारे पास पल्मोनी स्टीनोसिस होगी, दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा। ठीक है, दो तो हमें याद होगी। ठीक है, तीसरे नंबर पर बच्चों आपने याद रखना है कि अगर मेरे राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट वेंट्रिकल आपका ज्यादा जोर लगाता है कि भाई यार ये जो पल्मोनी स्टीनोसिस है ना, मैं यहाँ से ब्लड को पुश आउट कर सकूं, तो इसी चक्कर में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। सो जो तीसरा हमारे पास डिफेक्ट होता है बच्चों, वो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। सो ये तीनों एसोसिएशन आपस में कितनी आसान होगी। पहला मसला क्या हो गया डॉक्टर कलीम, कि सर पल्मोनी स्टीनोसिस हुई है, उसकी वजह से आपके राइट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ा। दूसरा डिफेक्ट क्या, उसकी हाइपरट्रॉफी होगी। तीसरा क्या हुआ कि हमारे पास जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तीन मसले हो गए। फोर्थ मसला बच्चों होता है ओवर राइडिंग अयोटा। ओवर राइडिंग अयोटा का क्या मतलब होता है कि हमारी जो अयोटा होता है ना, वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड ले रहा होता है, वो आपके राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड ले रहा होता है। सो एक तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड जा ही डीऑक्सीनेटेड वाला है, डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड जा रहा है ना, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ शंटिंग हो रही है। सो उसमें डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड जा रहा है। और उसमें सोने पे सुहागा ये हो गया है कि जो हमारा अयोटा है वो भी ओवर राइड कर देता है। मतलब अयोटा आपकी पल्मोनी टंक से भी निकल रहा होता है, और जो अयोटा होता है वो आपके सॉरी जो अयोटा होता है वो राइट वेंट्रिकल से भी निकल रहा होता है, जो अयोटा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से भी निकल रहा होता है। मतलब जो उसकी बिहाइंड साइड होती है ना, अगर आप यहाँ पर डायग्राम को देखो, ये देखो, ये पल्मोन ये अयोटा है ना, तो ये देखो ये दोनों साइडों से निकल रहे हैं। सो यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है और यहाँ पर जो मिक्सअप ब्लड है वो इसके अंदर जा रहा है। सो इसका क्या मतलब होगा बच्चों, कि इसके अंदर जो अयोटा में ब्लड जा रहा है वो काफी ज्यादा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। मतलब कि वो 75% डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। सो ये जैसे बच्चा बेचारा पैदा होता है उसको उसी टाइम क्या हो जाती है, साइनोसिस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखना है। तो उसे ना पर याद रखिएगा, ये चार डिफेक्ट्स आपको याद हो गई हैं। और टेट्रोलॉजी फैलेट वाला जो बच्चा होता है ना, जब ये क्राई करता है ना, तो उस टाइम पे जो इसकी कंडीशन है वो और ज्यादा वर्स हो जाती है। क्या हो जाती है इसकी उस टाइम पे, जो कंडीशन है वो और ज्यादा वर्स हो जाती है। इसको हम कहते हैं टेट स्पेल्स। ऑफन काज बाय, जब बच्चा क्राई करता है उसको फीवर होता है, या जब भी वो एग्जेजरेट करता है ना, मतलब एक्सरसाइज तो उसने बच्चे ने क्या करनी होती है, मतलब जब वो अपनी बॉडी की मूवमेंट ज्यादा करता है टॉयज वगैरह के साथ जब खेलता है, तो उसकी जो पूरी बॉडी होती है ना उसमें साइनोसिस होना शुरू हो जाती है। सो इसका क्या मतलब होता है कि लेट्स सपोज हम क्राइंग से लेते हैं बच्चों, जब बच्चा क्राई करता है ना, सो उसकी जो थ्रेसिस कैविटी है इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है। जब थोरेसिस कैविटी के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है ना, तो उसका जो ब्लड होता है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा जाता है, मतलब शंटिंग ज्यादा होती है। तो जब शंटिंग ज्यादा होगी ना, तो वो वही बात है ना कि पूरी बॉडी के अंदर ज्यादा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, तो उस बच्चे के जो सिम्टम्स हैं वो वर्स हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये होता है कि जब ये बच्चा स्क्वाटिंग में जाता है, स्क्वाटिंग आपने देखा हो ना कि जिमर्स जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो स्क्वाट्स लगाते हैं। तो जब ये बच्चा ये स्क्वाट करता है ना, तो इसके सिम्टम्स की जो इसकी सिम्टम्स की सिविरिटी होती है ना वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, जब बच्चा स्क्वाटिंग में जाता है ना, तो जो उसकी सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस होती है ना बच्चों को ज्यादा हो जाती है। मतलब ऐसे समझ, इसका आफ्टर लोड ज्यादा हो जाता है। जब इसका आफ्टर लोड ज्यादा होता है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकलता है ना वो कम निकलता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा पूरी बॉडी में ब्लड फेंकने के लिए। सो आफ्टर लोड इंक्रीज है, अयोटा के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकल आगे ब्लड नहीं भेज रहा होता है ड्यूरिंग स्क्वाटिंग। सो वो ब्लड कहाँ पर जाना शुरू हो जाता है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। सो इससे होता ही है कि उस बच्चे की जो कुछ सिम्टम्स होती हैं वो हमारे पास इंप्रूव होता है। इसको हमने काफी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था हमारे पास जो रेगुलर क्लासेस हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग क्राइंग अगर सिम्टम वर्स हैं तो टेट्रोलॉजी फैलट है। ड्यूरिंग स्क्वाटिंग अगर आपकी सिम्टम इंप्रूव हो रही हैं तो वो भी हमारे पास है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट है। गुड हो गया। आगे आते हैं बच्चों, टोटल एनेमुलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न।
यहाँ पर ना अपने से वर्ड्स के ऊपर गौर कीजिए भाई, इसको टैप वर्क के नाम से भी काफी ज्यादा लिखा जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पल्मोनी वेन्स। सो आप में से मुझे पहले कोई बता। सॉरी यार, आई थिंक नेट का इंटरनेट इशू आ गया था। चलें दोबारा ज्वाइन कर लिया। आवाज आ रही बच्चों आप लोगों को? काइंडली मेक श्योर कीजिएगा। हम्म। सो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास जो पल्मोनी वेन्स होती हैं, पल्मोनी वेन्स कहाँ से ब्लड लेके आती हैं, जल्दी जल्दी बता दें। पल्मोनी वेन्स जो होती हैं वो कहाँ से ब्लड लेके आती हैं? जी। जो पल्मोनी वेन्स होती हैं वो ब्लड लेके आती है हमारे पास लंग से आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर। हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास वी हैव 4 पल्मोनी वेन्स, और वो जो पल्मोनी वेन्स है वो आपके लंग से ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मसला क्या है? टोटल एनेमुलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। अब यहाँ पर बच्चों डिफेक्ट ये होता है कि वो जो पल्मोनी वेन्स होती है ना वो लेफ्ट एट्रियम के साथ नहीं लगती। वो किसके साथ लग जाती हैं? राइट एट्रियम के साथ। तो जब वो राइट एट्रियम के साथ लगेंगे, मुझे आप खुद बताओ कि लंग से अब ब्लड कहाँ पर जा रहा है? आपके राइट एट्रियम में। कहाँ पर ब्लड जा रहा है? आपके राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर आता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से दोबारा ब्लड कहाँ पर जा रहा है? आपके लंग्स में। लंग्स से फिर पल्मोनी वेन्स में। पल्मोनी वेन्स से फिर राइट एट्रियम में। फिर राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से जो ब्लड है वो आपके लेफ्ट एट्रियम में तो जा नहीं रहा। सो जब वो लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा या लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड नहीं जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सही से नहीं मिल पाता। तो वो ही जो हमारे पास ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर है, मतलब मूव करता रहता है, वो जो मतलब कि पूरी बॉडी के अंदर वो ब्लड सॉरी जा नहीं रहा होता, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वो ब्लड नहीं आ रहा होता। इसलिए ये भी जब बच्चा पैदा होता है दैट इज आल्सो द क्लिनिकल इमरजेंसी। सो हमने इसकी वो पल्मोनी वेन्स को वहां से रिमूव करके कहाँ पर दोबारा लगाना पड़ता है बच्चों? आपके लेफ्ट एट्रियम के साथ, ठीक ठीक है। ताकि जो ब्लड की हमारी नॉर्मल सर्कुलेशन है पल्मोनी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी पूरी बॉडी को वो वाला ब्लड आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो सो ये होती है टैपर या टोटल एनामुलस पल्मोनी वेन्स। आगे आते हैं जी एब्स्टेन एनॉमली। आप सबको पता है कि भाई एब्स्टेन एनॉमली हमारे पास किसकी वजह से होती है? सबसे पहले तो अगर किसी का
लिथियम के साथ एक्सपायर होते हैं। आप सबको पता है कि हम लिथियम को कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं? हाँ जी, लिथियम को कहाँ पर यूज किया जाता है, किस डिजीज के लिए करते हैं? हाँ जी, वेरी गुड। सो जो लिथियम है बच्चों, ये बहुत ज्यादा लिथल है। मैं तो इसको कहता हूँ जो लिथियम है इट्स वेरी लिथल। तो लेकिन एक बात इसकी ये भी याद रखिएगा, लिथियम को हम प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यू रखते हैं। इसको मतलब ना विड्रॉ नहीं करवाया जाता, क्योंकि देखो ना बाइपोलर जो डिसऑर्डर है ये मतलब बड़ा डेंजरस डिसऑर्डर है। सो इसको आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बात याद रखिएगा। हम अगर किसी को लिथियम को फीमेल ले रही है ना बाइपोलर वाली, सो हम उसको विड्रॉ नहीं करवाते, हम उसको लिथियम कंटिन्यू रखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट अगर वो लिथियम का यूटिल मतलब ज्यादा इस्तेमाल कर ले जाए, डोजेज जो ओवरलोड हो जाए, तो जो उसका बच्चा है बच्चों उसके अंदर क्या हो सकती है, एब्सटेन एनॉमली। अब एब्सटेन एनॉमली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है ना, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व की लोकेशन हमारे पास चेंज हो जाती है। लोकेशन चेंज होने से क्या मुराद होती है कि वो जो वॉल्व होता है ना वो नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने बड़ी अच्छी वर्डिंग यूज की है, डी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इसकी डिस्प्लेसमेंट होकर वो कहाँ पर आ जाते हैं, नीचे राइट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा होता है। सो अगर इसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाए ना, तो सबसे पहला तो ये मसला होगा कि सर हमारे पास जो नॉर्मल सर्कुलेशन थी ना राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, वो आपकी सर्कुलेशन बच्चों यहाँ पर इम्पेयर होती है। ठीक है। दूसरे नंबर क्या होता है, एट्रलाइजेशन। एग्जैक्टली exactly. इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एट्रलाइजेशन। एट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्शन हो जाना। कि नॉर्मली तो आपका एस ए नोड ए बी नोड उसके बाद आगे कंडक्शन होती है, तो वो एक नॉर्मल सर्कुलेशन चलती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह होता है कि जब आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व नीचे आ जाता है ना डिस्प्लेस होके, तो वो नीचे आके क्या करता है हमारे पास आपके राइट वेंट्रिकल को कहता है कि भाई हम तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तू भी हो जा। सो वो आपके राइट वेंट्रिकल की ना टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है। ठीक है। अब दो तीन मसले हो गए, एक नॉर्मल सर्कुलेशन गई, दूसरे नंबर टाइम से पहले हमारे पास इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वेंट्रिकल की। तीसरे नंबर चूंकि वॉल के अंदर ये डिफेक्ट है, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर रिगर्गिटेशन होती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि रिगर्गिटेशन क्या होता है कि अगर हमारा जो वॉल्व है वो कम्प्लीटली क्लोज ना हो रहा हो, दो मसले होते हैं ना, या तो स्टेनोसिस होती है या हमारे पास रिगर्गिटेशन होती है। सो रिगर्गिटेशन क्या है कि अगर ये कम्प्लीटली क्लोज ना हो रहा हो, तो ये जो एब्स्टेन एनोमली वाला बंदा होता है ना, इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है कि इसके अंदर भी ट्राइकस्पिड से रिगर्गिटेशन होती है। ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि इसके अंदर राइट टू लेफ्ट शंट के अंदर। अब आपने याद रखना है, हमने जितने भी राइट टू लेफ्ट शंट पढ़े हैं ना बच्चों, सबके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, अर्ली साइनोसिस। काइंडली डू रिमेंबर दैट। अगर आपको परसिस्टेंट ट्रंकस आर्ट्रियोसिस है, अगर आपको ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है, अगर आपको एब्स्टेन एनोमली है, अगर आपको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, इन सब के अंदर क्या होता है बच्चों, अर्ली साइनोसिस। बच्चा साइनोसिस या साइनोसिस के साथ ही पैदा होता है, या फिर उसको विद इन फ्यू डेज उस बंदे को बच्चे को साइनोसिस होना शुरू हो जाती है। अब ना यहाँ पर एक और कंडीशन भी होती है, जो मैं अक्सर जब ये साइनोसिस पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर कुछ जो बच्चे पैदा होते हैं ना उनको पैदा होते ही साइनोसिस होती है, मतलब जो भी बच्चा पैदा होता है ना उसको साइनोसिस तो होती है। सो क्या वो वाली जो साइनोसिस होती है वो यही वाली है कि मतलब उनमें कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं? तो बच्चों ऐसा नहीं है। साइनोसिस की एक टर्म होती है एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब ये होता है कि उस बच्चे के जो हैंड्स और जो फीट होते हैं ना वो ब्लूइश होते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें एक्रोसाइनोसिस जरूर होती है, और वो जो एक्रोसाइनोसिस होती है ना वो नॉर्मल होती है। मतलब हर जो बच्चा पैदा होगा ना उसके हैंड और जो फीट होते हैं ना बच्चों वो ब्लू ही होते हैं। बट विद इन 24 to 48 आवर्स क्या होता है, वो डिजोल्व हो जाती है। लेकिन जो कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स होता है ये डिजोल्व नहीं होता विदाउट सर्जरी, और दूसरे नंबर ये पूरी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है। तो इस तरह आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आगे आते हैं बच्चों हमारे लेफ्ट टू राइट चेन। लेफ्ट टू राइट शेंस का क्या मतलब, अब आप खुद देखो कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट शेंस के अंदर क्या हो रहा है।
आपका जो लेफ्ट साइड का ब्लड है ना, वो राइट साइड वाले ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है। मतलब जो ऑक्सीजनेटिव ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटिव ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है। तो अगर देखो, ऑक्सीजनेटिव जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटिव ब्लड के अंदर मिक्स होगा, तो उसकी वजह से मुझे साइनोसिस तो नहीं ना होगी। आपकी लेफ्ट साइड से ब्लड राइट साइड की तरफ जा रहा है, और राइट साइड से ब्लड आपके लंग्स में जा रहा है, आपकी बॉडी में तो नहीं ना जा रहा है। तो जब वो लंग्स में जाएगा, वहां से ऑक्सीजनेट होके आएगा, ऑक्सीजनेट होके दोबारा आपके लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा, और लेफ्ट साइड से दोबारा फिर वो राइट साइड की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह देखिए आपको साइनोसिस नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है ना, वो तो आपका ऑक्सीजनेटिव ब्लड ही है। सो जितनी भी लेफ्ट टू राइट शंट्स होते हैं, इनके अंदर अर्ली साइनोसिस नहीं होती। साइनोसिस इनके अंदर तब होती है जब एजन मिंगर सिंड्रोम डिवेलप हो जाता है। मतलब जब एंड स्टेजेस के ऊपर जाकर ना, आपके राइट साइड से लेफ्ट साइड के शंट होना शुरू हो जाता है। स्टार्ट के अंदर लेफ्ट टू राइट शंट होता है, लेकिन साइनोसिस तब होती है इन कंडीशन के अंदर जब जाकर राइट से लेफ्ट साइड की तरफ शंटिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारे पास डिफेक्ट है, दैट इज द वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। बच्चों वीएसडी के बारे में याद रखिएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट मतलब जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर वीएसडी एसिम्टोमेटिक भी होते हैं। मतलब आप में से भी कई कुछ स्टूडेंट्स होंगे, या इवन तो हो सकता है मेरी अंदर भी हो, कि हमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन हम एसाइनोटिक होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो हमारे अंदर वीएसडी है ना बच्चों, वो बहुत छोटा है। हो सकता है वो 1 mm का हो, या हो सकता है वो 2 mm का हो। ठीक है। इसके सिम्टम्स ज्यादा तब आती हैं जब ये मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है। मतलब इतना बड़ा होल होगा ना, तो उससे मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो ब्लड है ना, वो शंटिंग कर रही है, तो उसकी वजह से फिर आपको ज्यादा सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ना, इसको हम दो टाइप्स में वैसे डिवाइड करते हैं, तो आपकी मेडिसिन की बुक लिखती होती है, एसिम्टोमेटिक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और सिम्टोमेटिक वेंट्रिकुलर डिफेक्ट। तो जो एसिम्टोमेटिक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है ना, वो ऑलमोस्ट बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जिनको सिम्टम नहीं आते। लेकिन जो सिम्टोमेटिक होता है वो बहुत कम लोगों के अंदर होता है, लेकिन वो लिथल होता है, उसकी वजह से आपको सिम्टम्स आती हैं। सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है बच्चों, स्टार्ट के अंदर आपके लेफ्ट एटीएम से राइट एटीएम में ब्लड जा रहा होता है, तो आपको सिम्टम नहीं आते। ठीक है। सिम्टम आपको तब आएगी जब 6-7 साल का बच्चा हो जाता है, और हमारे पास जब राइट वेंट्रिकल है ना, वो बैक शंट करना शुरू करते हैं, मतलब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड शंट करना शुरू करते हैं। सो अब देखो ना, अब क्या हो रहा है कि अब मेरे पास जो डीऑक्सीनेटिव ब्लड है ना, वो दोबारा ऑक्सीनेटिव ब्लड में मिक्स हो रहा है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब डीऑक्सीनेटिव ब्लड आएगा, वो दोबारा बॉडी में भेजेगा, तो आपको साइनोसिस होना शुरू हो जाती है। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इसलिए वर्ड यूज किया है लेट साइनोसिस का। मतलब अर्ली साइनोसिस नहीं होती इस पेशेंट में, लेट साइनोसिस होती है जब हमारे पास जो राइट साइड का ब्लड प्रेशर है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब पल्मोनी जो पल्मोनी हाइपरटेंशन हो जाती है, पल्मोनी स्टेनोसिस हो जाती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। सो तब जाके वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ब्लड को पुश करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सो इसलिए हम इसको कहते हैं डिले साइनोसिस होती है हमारे पास लेफ्ट टू राइट शंट्स के अंदर। ठीक है। इसी तरह बच्चों एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, जैसे आपके पास वेंट्रिकल में डिफेक्ट है, इसी तरह हमारे पास एटिया में भी डिफेक्ट हो सकता है। ठीक। तो अगर एटिया के अंदर डिफेक्ट है, तो वो सेम सीन है कि स्टार्ट के अंदर बंदा एसिम्टोमेटिक होता है, बाद में जाकर जब आपके राइट साइड की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, या जब राइट एटीएम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, बच्चा 4-5 साल का हो जाता है, तो वो राइट एटीएम से ब्लड दोबारा लेफ्ट एटीएम में पुश होता है, तो जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में मिक्स होगा, सो आपको क्या उस पेशेंट में नजर आएगा बच्चों, साइनोसिस है। लेकिन ये कौन सी है, डिले साइनोसिस है। अब यहाँ पर जो इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है ना, ये आपका प्रीवियस एनआरई का क्वेश्चन है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एसोसिएटेड विद द डाउन सिंड्रोम। मतलब कि अगर आपको एएसडी है, तो ये किसकी वजह से हो सकता है, जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर एएसडी हो सकते हैं। इवन दो जो आपका वीएसडी होता है ना डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर, यहाँ लिख लीजिएगा, डाउन सिंड्रोम वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी नजर आता है। ठीक है। इवन तो उसके अंदर तो आपको जो वॉल्स होते हैं उनके डिफेक्ट्स भी नजर आते हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चों पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। हमने कल भी कहा था कि भाई जो डक्टस आर्टियोसिस है ना, ये फिटल सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपके लंग्स काम नहीं करते, तो पल्मोनी आर्टरी से जो ब्लड है ना, वो हम अयोटा के अंदर शंटिंग करवा देते हैं। और मैंने ये बात बताई थी कि जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसके लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं,
सो पल्मोनी ट्रंक से जो ब्लड होता है ना वो फिर हमारे पास पल्मोनी आर्टरीज, और पल्मोनी आर्टरी से जो ब्लड है ना वो आपके लंग्स में जाना शुरू हो जाता है, तो हमारी नॉर्मल सर्कुलेशन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन और दूसरे नंबर हमने कहा था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिस है ना वो इसको ओपन करके रखते हैं, और जैसे प्लेसेंटा खत्म हुआ तो प्रोस्टाग्लैंडिस भी खत्म हुए, तो ये जो हमारे पास डक्टस आर्टियोसिस है ना ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और मैंने इसका टाइम ड्यूरेशन भी आपको बताया था कि विद इन 48 to 72 आवर्स के अंदर जो डक्टस आर्टियोसिस है ये नॉर्मली क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर ये 4 दिन के बाद भी डक्टस आर्टियोसिस क्लोज नहीं हुई है तो बच्चों उसके अंदर क्या होगा, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस का क्या मतलब है, पेटेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल, ठीक है। तो ये डक्टस आर्टियोसिस कंटिन्यू हमारे पास आ रही है। सो इसके ट्रीटमेंट के लिए फिर बच्चों आप क्या करोगे, इसको क्लोज करने के लिए आप उसको एंशिस दोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीडीए को ट्रीट ट्रीट करने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको एंशियस दोगे, मतलब हम उसके प्रोस्टाग्लैंडिंस की फॉर्मेशन को कम करें, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों एजन मिंगर सिंड्रोम। एजन मिंगर सिंड्रोम क्या होता है, जो मैं अभी आपको बाहर बता रहा था ना कि लेफ्ट टू राइट से शंट की वजह से ना आपको अर्ली सिम्टम्स नहीं आती। आपको सिम्टम तब आती है जब आपकी राइट साइड का प्रेशर लेफ्ट साइड से ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो जब राइट साइड की तरफ हाइपरट्रॉफी हो जाए, जब राइट साइड से शंटिंग दोबारा फिर लेफ्ट साइड की तरफ आ जाए ना, तो इसको हम एजन मिंगर सिंड्रोम कहते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अनकोरेक्टेड लेफ्ट टू राइट शंट, मतलब कि जितने भी हमारे पास लेफ्ट टू राइट शंट है ना, जैसे ए एस डी है, वी एस डी है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है, ये सारे हमारे लेफ्ट टू राइट शंट है। अगर आप इनको रिपेयर नहीं करोगे तो हमारे पास क्या होगा, राइट साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। देखो लिखा हुआ इंक्रीज पल्मोनी ब्लड फ्लो, पैथोलॉजिकल रिमॉडलिंग ऑफ द वस्कुलेटर, पल्मोनी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। वही ना कि राइट साइड की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, वो अब उसको बैक शंट करेगा। सो जब वो बैक शंट करेगा ना तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट साइड की तरफ फेंकेगा। तो वो जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड फेंकेगा तो बच्चों आपको पता है फिर लेफ्ट साइड से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाता है। अब ये जो ब्लड यहाँ पर जा रहा है बच्चों वो कौन सा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, सो दैट कैन कॉज द साइनोसिस, बट दैट साइनोसिस इज द लेट साइनोसिस, ठीक है, ये अर्ली साइनोसिस नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास राइट शंटिंग और जो लेफ्ट शंटिंग है वो दोनों है। राइट शंटिंग के अंदर अर्ली साइनोसिस, लेफ्ट शंटिंग के अंदर डिले साइनोसिस होती है। अब आते हैं बच्चों हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी एमएलई का बहुत हॉट टॉपिक है, दैट इज अ क्वार्कटेशन ऑफ अयोटा। बच्चों क्वार्कटेशन ऑफ अयोटा क्या होती है? क्वार्कटेशन का मतलब होता है स्टीनोसिस। स्टीनोसिस किसकी भाई, आपकी अयोटा की। अब देखिए बहुत सारे बच्चे सिर्फ यही सस्पेक्ट करते हैं कि जो हमारा डिसेंडिंग अयोटा है ना सिर्फ इसी के अंदर ज्यादातर स्टीनोसिस होती है। बच्चों ज्यादातर जो स्टीनोसिस है वो डिसेंडिंग अयोटा में ही होती है, बट ये जो स्टीनोसिस है ये कहीं पर भी हो सकती है, असेंडिंग अयोटा में भी हो सकती है और आपकी अयोटिक आर्च के अंदर भी हो सकती है। अच्छा आप में से मुझे कोई बता सकता है वाई देर इज why there is more coarctation in the descending aorta, why not in other parts of your aortic arch? ये यहाँ पर ही ज्यादा क्यों है, ये आपके जो दूसरे पार्ट्स हैं aorta के उनके अंदर क्यों इतना नहीं है, कि कोआर्कटेशन यहाँ पर ज्यादा हो रही है, इधर क्यों इतनी ज्यादा कॉमनली नहीं होती, क्योंकि हो तो कहीं पर भी सकती है, यहाँ पर क्यों ज्यादा नहीं हो रही? एनी वन ऑफ यू? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड इट्स ग्रेट पैथोलॉजिकल पॉइंट एज वेल। वीक पॉइंट होता है, ये वीक पॉइंट क्यों है डॉक्टर साहब? मेरा पॉइंट ये है कि ये वीक पॉइंट तो है, लेकिन ये वीक पॉइंट क्यों है जी? डॉक्टर हमाद, हमजा, हनान, कलीम, खादिम, किरण, मुदस्सर, समीर, वकार, डॉक्टर अबू बकर, यास, एनी वन ऑफ यू, क्योंकि जो क्वार्कटेशन ऑफ अयोटा हो रही है वो यहाँ पर ही क्यों हो रही है, कहीं और पर क्यों ज्यादा नहीं होती? टर्नर सिंड्रोम की वजह से, यार किसी में भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि टर्नर सिंड्रोम में क्वार्कटेशन हो रही है। वेरी गुड डॉक्टर हनान, डॉक्टर हनान ने अच्छा पॉइंट उठाया है कि सर चूंकि यहाँ पर जो हमारा डक्टस आर्टियोसिस है ना उसकी जंक्शन यहाँ पर होती है। वेरी गुड डॉक्टर खादम, हमने कहा था ना कि ये देखो ये क्या बना हुआ बच्चों, इधर देखो, ये आपका डक्टस आर्टियोसिस, ये देखो। सो ये डक्टर आर्टियोसिस होता है असल में डिसेंडिंग अयोटा के साथ, और ये बाद में क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। सो क्योंकि इसकी जंक्शन यहाँ पर होती है ना, सो इस वजह से ये वाला जो एरिया होता है ना ये ज्यादा प्री डिस्पोजिंग पोजिशन में होता है कि यहाँ पर स्टीनोसिस ज्यादा हो। अब आपको मेरी बात ये अगर नहीं समझ आ रही तो मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ। देखो यार, अगर आपने किसी चीज की वेल्डिंग की हो, आप
किसी भी चीज की आप लगा लो, आप बाइक के किसी स्पेयर पार्ट के लगा लो, जिस एरिया से आपने वेल्डिंग की होती है ना, ज्यादातर वो एरिया वीक होता है, और ज्यादातर जो मतलब कि ब्रेकडाउन का चांस होता है ना, वो भी वहीं पर ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्री डिस्पोज है, क्योंकि वो एरिया वीक है। सो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये डक्टस आर्टियोसी डेवलप हो चुका होता है, ये डीजेनरेट होता है, उसकी जंक्शन यहाँ पर होती है, इसलिए ये वाला जो एरिया होता है वीक होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर ज्यादातर कोआर्कटेशन ऑफ आयोटा होती है, ठीक है। अब बच्चों, जब ये कोआर्कटेशन ऑफ आयोटा होती है ना, तो इसमें एक ऐसा सिचुएशन को याद रखिएगा जो मैंने आपको आगे भी बताई है। ज्यादातर जो टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर आपको ये कोआर्कटेशन ऑफ आयोटा नजर आती है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरे नंबर पर देखो, जब यहाँ पर स्टेनोसिस हो जाएगी ना, तो मेरे पास ये जो पीछे वाला एरिया है, यहाँ पर जो प्रेशर होगा बच्चों, वो इंक्रीज होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हेड की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब कि आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, पेशेंट को हेडेक होगी। उसके बाद ये जो आपकी सब क्लेविन आर्टरीज हैं, ये ब्लड सप्लाई करती हैं आपके मतलब के ब्लड आपकी आर्म्स को। सो जो आर्म की तरफ ब्लड जा रहा है, जो आपकी पल्स है आर्म की, उन वो पल्स भी इंटेंस होगी, और आपकी पल ऊपर वाली जो अपर एक्सट्रीमिटीज है वहां पर प्रेशर भी ज्यादा होगा, वहां पर हाइपरटेंशन होगी। सो पेशेंट की अपर आर्म्स में ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, वो पल्स भी इंटेंस है, पेशेंट के ब्रेन की तरफ भी ज्यादा ब्लड जा रहा है, वहां पर हेडेक भी। इवन तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कोआर्कटेशन ऑफ आयोटा वाले पेशेंट में हेमरेजिक स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। What can be the reason? The reason is that because there is a hypertension in the intracranial vessels because of the coarctation of that descending aorta. क्योंकि यहाँ पर भाई प्रेशर ही ज्यादा है। सो जिस जगह पर ज्यादा प्रेशर होता है उसकी फटने का चांस भी ज्यादा होता है, उसके हेमरेज का चांस भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इससे आगे। यहाँ से पीछे पीछे तो प्रेशर ज्यादा था, अभी से जो नीचे होगा, मतलब डिसेंडिंग अयोटा, नीचे आपकी लेग्स, आपका ग्रोन एरिया, आपका एब्डोमिनल एरिया, नीचे सारा आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो ड्रॉप होगा, आपकी फीमोरल पल्स जो होगी वो वीक होगी। सो अपर एक्सट्रीमिटीज में हाइपरटेंशन, लोअर एक्सट्रीमिटीज में हाइपोटेंशन अगर होगी, सो ये किस में आपको नजर आता है? कोआर्कटेशन ऑफ अयोर्टा में। ट्रीटमेंट बच्चों इसका क्या होता है? स्टार्ट के अंदर हम सिम्टोमेटिक इसको करते हैं, पेशेंट का मतलब ऊपर वाली जो एक्सट्रीमिटीज है उनका प्रेशर ड्रॉप करते हैं, बाद में जाके हम इसकी सर्जिकल रिपेयर ही करते हैं। इवन पता है आपको, यहाँ पर स्टंट डाला जाता है ताकि ये वाला एरिया ओपन रहे, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। आगे आते हैं बच्चों, परसिस्टेंट पल्मोनी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यूबॉर्न। मतलब आप देखो, सिर्फ डिजीज के अंदर, मैं आपको अक्सर बताता हूँ ना कि यार डिजीज के अंदर सब कुछ छुपा होता है। परसिस्टेंट का क्या मतलब बच्चों? बच्चों कंटिन्यू पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यूबॉर्न, कि जैसे बच्चा पैदा हुआ है ना, आपको पता है जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है ना, उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, क्योंकि आपके लंग्स के अंदर जो एयर है या जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नहीं जा रहा होता। आपकी जो पल्मोनी आर्टरीज या वेन्स जो होती है ना, वो कोलैप्स होती हैं। तो जब वो कोलैप्स होंगी, उनमें कंस्ट्रिक्शन होगी, तो बच्चों वहां पर हाइपरटेंशन ही क्रिएट होगी। सो जब तक तो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, जब तक वो फिटस ड्यूरेशन में होता है, तो उसको पल्मोनी हाइपरटेंशन रहती है। लेकिन जैसे वो पैदा होता है, लंग्स उसके फंक्शनल होते हैं, हाइपोक्सिया जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो ये जो पल्मोनी हाइपरटेंशन है ये खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उसके लंग्स के अंदर प्रॉपर एयर नहीं आ रही, लंग्स उसके एक्सपेंड नहीं हुए, ऑक्सीजन नहीं लंग्स में आ रही, तो ये जो पल्मोनी हाइपरटेंशन है बच्चों, ये कंटिन्यू भी रह सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं? persistent pulmonary hypertension of the newborn। ठीक है, कितना इजी हो गया। आगे आते हैं जी। सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है जी? हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन वाला टॉपिक हमारे पास आपको पता है कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है? हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना जरूर चाहूंगा कि हाइपरटेंशन का ये मतलब आपने कभी भी नहीं लेना कि अगर एक दफा ब्लड प्रेशर हाई है तो उसका मतलब हाइपरटेंशन है। काइंडली ये बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। एटलीस्ट आपके पास इसका पूरा क्राइटेरिया होता है। पेशेंट के पास हफ्ते में 3 दफा अगर वो आ रहा है और वो तीनों टाइम उसका जो प्रेशर है ना वो एलिवेटेड है, तो वो हाइपरटेंशन है। 3 दफा अगर आपके क्लिनिकल का विजिट हुआ, तीनों टाइम प्रेशर उसका हाई है, 3 टाइम, 3 ऑफिस विजिट्स होते हैं, और उसमें अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और 5 टाइम्स एट होम होता है, मतलब 5 दफा घर में मेजर किया तो ब्लड प्रेशर आई है, सो उसको भी हम हाइपरटेंशन कह सकते हैं, ठीक है। सो हाइपरटेंशन को बच्चों, इसके रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्या है, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हाइपरटेंशन किस किस वजह से हो सकती है। सबसे पहले भाई एज। एज इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर स्टेनोसिस होती है,
कैल्सिफिकेशन होती है तो उससे आपका ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है। दूसरे नंबर ओबेसिटी, आप पता है ओबेसिटी की वजह से फैटी लिपिड ज्यादा होते हैं, वही है थीरोसाइक्लोसिस का रिस्क ज्यादा होता है। आपके पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके मतलब कि अथीरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा होती है, उनके अंदर कैल्सिफिकेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एलिवेट हो जाता है। यहाँ पर जो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा ना वो है स्मोकिंग। वैसे ये जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं आप इसको खुद भी रीड कर सकते हो, लेकिन जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है पता है वो आपको हाइपरटेंशन का क्या है, वो है स्मोकिंग। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि भाई हाइपरटेंशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है ना वो कौन सा है, वो है बच्चों स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से आपको ज्यादातर हाइपरटेंशन होती है। अगर कोई आपसे पूछता है जो हमारे पास मतलब कि स्कीमिक स्ट्रोक है, उसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है स्कीमिक स्ट्रोक का, वो हाइपरटेंशन होती है। हाइपरटेंशन क्या है, स्ट्रोक का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, वो स्कीमिक भी हो सकता है वो हेमरेजिक भी हो सकता है। और हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है, वो है स्मोकिंग। ठीक है, बाकी डायबिटीज है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, हाई सोडियम इनटेक है, अल्कोहल टबाको, ये सारे इनके रिस्क फैक्टर हैं। लेकिन स्मोकिंग को याद रखना आपने। आगे बच्चों हमने डिफ्रेंशिएट करना है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहना, ठीक है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी बच्चों होती है अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/120 से ज्यादा है, लेकिन आपको एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, मतलब रेटिनोपैथी नहीं हुई, नेफ्रोपैथी नहीं हुई, तो आपको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है, सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर हाई है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है, 180/120 से ज्यादा है, साथ आपको रेटिनोपैथी है, ब्लडी विजन है, आपको साथ नेफ्रोटिक्स या नेफ्रीटिक सिंड्रोम हो गया है, सो इस पेशेंट के अंदर भी बच्चों क्या है, डेट इज अ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। इसको हमने एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीट करना होता है, ठीक। आगे आते हैं कि बच्चों अगर आपको यंग पेशेंट्स के अंदर हाइपरटेंशन नजर आती है और वो फीमेल है, उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो क्या होता है हमारे पास, फाइब्रोमियल्जिया डिस्प्लेजिया। ठीक है, अगर हमारे पास यंग फीमेल है, यंग फीमेल्स के अंदर आपको ये बीट्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, अगर आप ये इसको देखो ना, ये देखो रीनल आर्टरीज हैं। अगर आपकी रीनल आर्टरीज के अंदर ये देखो बीट्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम कहते हैं फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। सो अगर यंग फीमेल है, 25-30 साल की है, और उसको हाइपरटेंशन है बच्चों, तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो हमारे पास फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया होता है। क्या होता है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया इज द मेन रीजन ऑफ द हाइपरटेंशन इन यंग फीमेल्स, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको अक्सर एक चीज बताता होता हूँ कि जब भी पेशेंट को हाइपरटेंशन होती है ना, तो एक तो हमारे पास असेंशियल हाइपरटेंशन होती है जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। उसके ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक होती है हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर आपने पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी है ना, क्या कि आपने पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी और पेशेंट हमारे पास क्या हो गया, ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसके अंदर असेंशियल हाइपरटेंशन थी, तो वो पेशेंट का हमारे पास प्रॉब्लम हल हो गई है। लेकिन अगर पेशेंट एक हमारे पास आ रहा है, आप उसको बार बार बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, मतलब कि मतलब जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं वो आप दे रहे हो, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हाइपरटेंशन को, स्टिल जो उसका ब्लड प्रेशर है वो 240, 280, 320 से ज्यादा हो रहा है, सो काइंडली काइंडली आपने उस पेशेंट की किडनी, मतलब कि रीनल अल्ट्रासाउंड करवाना है, साथ आपने उस पेशेंट का एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर उसको फियोक्रोमोसाइटोमा भी है ना, तो उसकी वजह से भी उसको मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो सकते हैं। या दूसरे नंबर अगर उसकी रीनल स्टेनोसिस है ना, सो उसकी वजह से भी उसको हाइपरटेंशन हो सकती है। तो अगर देखो ना फियोक्रोमोसाइटोमा वाला पेशेंट है भाई, आप उसको जितनी मर्जी बीटा ब्लॉकर दे लो, आप उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे लो, उसका ब्लड प्रेशर इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगा या ट्रीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ये है कि भाई जो फियोक्रोमोसाइटोमा है आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, जब आप उसको रिमूव करोगे तो उसके बाद ही क्या होगा, वो पेशेंट हमारा ठीक होगा, ठीक, गुड हो गया। आगे आते हैं बच्चों हाइपर लिपिडीमिया साइंस, कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा लिपिड्स हैं या नहीं है, तो इसके कुछ साइंस होते हैं। सबसे पहले है जी जिंथोमास, ठीक है, अगर आप देखोगे डायग्राम ए
ए और बी के अंदर ना, तो ये जिंथोमास हैं जो आपकी सॉफ्ट स्किन या जो सेंसिटिव स्किन होती है वहां पर जाके ज्यादा डिपॉजिट होते हैं। सो नंबर एक ये देखिए आप, ये जिंथोमा है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या कहते हैं इसको, आईलेट्स कहते हैं ना। तो ये जो आईलेट्स के ऊपर डिपॉजिट हुए ना फैट, ये एनआरई के क्वेश्चंस भी। सो ये जो आईलेट्स के ऊपर ये फैट डिपॉजिट हुए इनको हम कहते हैं जेंथिलेस्मा। सो ये साइन होता है अगर आपको जिंथोमास बन रहे हैं या जेंथिलेस्मा बन रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में जो लिपिड्स हैं वो बहुत ज्यादा है। सो अगर लिपिड्स बहुत ज्यादा हैं, सो आप इस रिस्क फैक्टर्स के ऊपर हो कि आपको स्किमिंग स्ट्रोक हो सकता है, आपको एमआई हो सकता है। ये सबसे बड़ा हमारा मसला है कि अगर लिपिड ज्यादा है तो भाई अथेरोस्क्लेरोसिस होगी, तो पेशेंट के अंदर हमारे पास एमआई या स्किमिंग स्ट्रोक हो सकता है। ठीक। दूसरे नंबर पर बच्चों एक हमारे पास होता है टेंडिनस जिंथोमास। टेंडिनस जिंथोमास क्या है कि भाई अगर आपके टेंडेंस के ऊपर जिंथोमास है, फैट डिपॉजिट हो रहे हैं, जैसे आप ये देखो, सो इसको हम टेंडिनस लिम्फोमास कहते हैं। फिर हमारे पास होता है कॉर्नियल आर्कस। कॉर्नियल आर्कस क्या होता है कि अगर आप देखो ना, ये जो आपको व्हाइट वाला नजर आ रहा है ना, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। सो अगर कॉर्निया की ये जो रिंग लाइक और यहाँ पर जाके फैट डिपॉजिट हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, फैट डिपॉजिट इन द कॉर्निया इज कॉल्ड द कॉर्नियल आर्कस। ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स इसकी आपने याद रखनी। आगे बच्चों आते हैं, जनरल पैथो का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका थीरोसेक्लेरोसिस। तो इसको मैं सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन करूंगा। एथीरोसेक्लिरोसिस का मतलब क्या, आप इस वर्ड के ऊपर गौर करो। एथीरो का मतलब है ये निकला एथीरोमा से। एथीरोमा का मतलब होता है बच्चों प्लेक। सेक्लिरोसिस का मतलब होता है हार्टनिंग। सो अगर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेक भी बन जाए और वो प्लेक बनने के बाद वहां पर क्या हो जाए, हार्टनिंग हो जाए, सो उसको हम कहते हैं अथीरोसेक्लिरोसिस। सो अगर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर नैरोइंग हो जाए, हार्टिंग हो जाए, ल्यूमन कम हो जाए, सो यहाँ से ब्लड का फ्लो कम होगा। अगर यहाँ से ब्लड का फ्लो कम होगा तो उस बच्चे के अंदर क्या हो सकती है, देखो ना, आगे ब्लड नहीं जा रहा। सो यही अगर क्रोनरी आर्टरी है तो आपको मतलब एमआई हो सकता है। यही अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी या पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती तो आपको क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रोक हो सकते थे। ठीक है। सो ये तो बच्चों थीरोसेक्लिरोसिस। बाकी वो एक लंबी कहानी है कि जो हमारे पास ये एथीरोमा है, ये बनता कैसे है, इसकी मतलब के जो नेचर है वो किस तरह की, इसकी कंपोजिशन किस तरह की है। सो वो ये इसके अंदर फैट्स होते हैं, इसके अंदर लिपिड्स होते हैं, फोमिक सेल्स होते हैं, वो सारे मिलके ये एथीरोमा बनाते हैं। इसके यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी के अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है, आपने याद रखनी। आगे आते हैं जी, कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई सिंड्रोम। बच्चों कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई सिंड्रोम का क्या मतलब है कि अगर एक जहां पर एथीरोमा बना हुआ है ना, और वहां एथीरोमा से एक छोटा सा जो पार्ट है उसका, उसकी ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब जब थ्रोम्बस टूटता है या जो एथीरोमा टूट के छोटा सा पार्ट बनाता है ना, उसको हम एम्बोलाई कहते हैं। अब वो एम्बोलाई आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जब डिपॉजिट होगा तो उनको क्या करेगा, वहां पर जाकर मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा। तो अगर वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उन एरिया से रिलेटेड आपको सिम्टम आती हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मेरे पास एम्बोलाई टूटा है और वो क्या करता है आपके पास, आपकी पोप्लीटल वेन के अंदर, आपकी पोप्लीटल आर्टरी के अंदर या फीमोरल आर्टरी पे कहीं पर भी जाकर डिपोजिट होता है, इवन दो आपकी कैपिलरीज के अंदर भी, तो वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा। अब मुझे आप खुद बताओ कि अगर ये आपकी कैपिलरी है और इसके यहाँ पर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, सो पीछे से क्या होगा, ब्लड लीक आउट करेगा ना। तो जब वो लीक आउट करेगा ना, तो आपको उसकी स्किन से नजर आएगा कि इसकी स्किन के नीचे क्या हुआ, ब्लड इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल क्या है, लेविटो रेटिकुलरिस। मुझे पता नहीं, उसने कोई स्टूडेंट कह रहा था कि सर ये वर्ड पढ़ा, मतलब ना हमने कोई नया सा आज मतलब समझ लिया कि ये पता नहीं लेविटो रेटिकुलरिस क्या है। सो जिन बच्चों ने फर्स्ट एड पढ़ी हुई है उनको पता होगा, इट्स नॉट अ बिग डील। आपकी फर्स्ट एड के अंदर पता नहीं कितनी दफा मेंशन किया हुआ है। सो ठीक है। सो लिविडो रेटिकुलरिस होता है, वही आपको बता रहा हूँ ना कि आपकी कैपिलरीज में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पीछे से ब्लड आउट लीक आउट होते हैं। वो जब लीक आउट होता है ना, आपको उस पेशेंट की सुपरफिशियल स्किन के ऊपर ब्लड डिपॉजिट नजर आ रहा होता है। ठीक है। आगे आते हैं जी, डिजिटल स्कीमिया। ये यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो आगे आता है बच्चों डिजिटल स्कीमिया, वही है डिजिट्स का एक स्कीमिया। और डिजिट का स्कीमिया कैसे होगा बच्चों, वही आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। सो मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, आप उसी को याद रखो कि एम्बोलाई बन रहा है, वो एम्बोलस जहां पर भी डिपॉजिट होगा, पीछे हमारे पास लीकेज हो जाएगा, आगे ब्लड जा नहीं रहा होगा। जब आगे ब्लड नहीं जा रहा होगा तो आगे स्कीमिया हो जाएगा,
पीछे हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो आप कह रहे हो ना कि स्किन की डिस्ट्रक्शन होती है, वो उसके पीछे एक पूरी रीजन है कि हमारे पास यहाँ से रेड ब्लड सेल्स बाहर जाते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, आयरन डिपॉजिट होता है। तो आयरन आपको पता है, आयरन आपके लिए टॉक्सिक होता है, वो स्किन सेल टिश्यूज को डैमेज करता होता है। सो ये सारे आपको ब्लू टो सिंड्रोम हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर, सेरिब्रल वास्कुलर डिजीज, गट इस्कीमिया, मतलब वो एम्बोलाइज जहां जहां पर जाएगा भाई उसकी डिस्ट्रक्शन करवा देगा। ठीक है, आगे आते हैं जी, एथेरोस्क्लेरोसिस से मिलती जुलती टर्म कौन सी है? एथीरो सॉरी आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस। तो इसमें ना मैं अक्सर इसको याद रखता हूँ, ये जो दरमियान में ओलो आता है, मतलब अगर आप देखोगे ना तो एथेरोस्क्लेरोसिस में ये वाला वर्ड नहीं है, लेकिन आर्ट्रियोलो, ये इसको याद रखना, दोनों में डिफरेंशिएट करने का। आर्ट्रियोलो से आपने याद रखना है जो आपकी आर्ट्रियोल्स होती है ना, अगर आर्ट्रियोल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, आर्ट्रियोल की हाइपरट्रॉफी होती है, उनके अंदर एक्यूमुलेशन होती है, तो उसको हम आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और इस आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस की हमारे पास टू फॉर्म्स हैं। बिल्कुल, मिलिंकी मिलिंकी। सो अफेक्ट्स द स्मॉल आर्टरीज एंड द आर्टरियोल्स, दो फॉर्म्स होती हैं, हाइलिन होती है और हाइपरप्लास्टिक होती है। हाइलिन का मतलब है कि जब हाइलिन प्रोटीन वहां पर ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाए, ये जैसे अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपके एमबीएमए की ये पिक्चर भी है, ये वाली हाइलिन सेक्लेरोसिस को हम कहते हैं। हाइपरप्लास्टिक अनियन शेप, ये जैसे अनियन होता है ना, तो ये अनियन शेप हाइपरप्लास्टिक है। आर्टियोलोसेक्लेरोसिस है, और ये ज्यादातर आपको पता है जिनके अंदर हाइपरटेंशन होती है ना, सो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर ये अनियन स्किन फाइंडिंग आपको नजर आती है, जो आर्टियोलोसेक्लेरोसिस की वजह से होती है। ठीक, आगे आते हैं जी अयोटिक एनोरिज्म। बच्चों एयोटिक एनोरिज्म क्या होती है कि जो आपकी ब्लड वेसल का वीक पार्ट होता है वो क्या करता है, वहां से बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? आयोटिक एनोरिज्म। मतलब देखो, अगर वो आयोटा में बन जाए तो उसको आयोटिक एनोरिज्म, अगर वो मतलब जिस भी आर्टरी में बन जाए वो उससे रिलेटेड एनोरिज्म हो जाती है। बट एट द एंड कॉन्सेप्ट क्या है? बल्जिंग ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड द एनोरिज्म। ठीक है, यहाँ पर बल्जिंग होती है। और बल्जिंग क्यों होती है? जो पार्ट आपका वीक होता है वो बल्ज हो जाता है, क्योंकि ना आपके ब्लड वेसल्स के अंदर तो भाई कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर सर कंटिन्यूसली ब्लड जो होता है ना वो वेरी करता रहता है। कभी बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अयोटिक एनोरिज्म। बच्चों अयोटिक एनोरिज्म की ना, इसके आपने सिम्टम्स पहले याद रखनी है। अयोटिक एनोरिज्म वाला जो पेशेंट होता है ये किसके साथ आता है? एब्डोमिनल एंड द बैक पेन which is a sign of the leakage, dissection and the imminent rupture, मतलब अचानक रप्चर हो जाए। मतलब देखो, जिसमें आयोटिक एनोरिज्म होता है ना, मतलब ये जो एब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टेप 2 MLE का, वन ऑफ द हाई यील्डिंग टॉपिक है ये, एब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म। मतलब जैसे बंदा 65 ईयर्स का होता है ना, और उसकी मोर देन 20 ईयर से ज्यादा स्मोकिंग हिस्ट्री होती है, तो डॉक्टर किरण हम उस पेशेंट का एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, इफ यू हैव अ पेशेंट एंड द पेशेंट हैज द हिस्ट्री ऑफ द स्मोकिंग ऑफ मोर देन 20 ईयर्स, तो चाहे उस पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं या उस पेशेंट को सिम्टम नहीं आ रहे, अगर उसकी एज 65 से ज्यादा है ना, तो हम उसका स्क्रीनिंग के तौर पर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। क्यों एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं? क्योंकि भाई हमें पता है कि इसके अंदर एब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म डेवलप हो सकती है, ये प्री डिस्पोजिंग कंडीशन के अंदर। ठीक है, सो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अगर हम थोरेसिक अयोटा के अंदर एनोरिज्म हो जाए, जो कि आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, तो उसको हम थोरेसिस अयोटिक एनोरिज्म कहते हैं। अगर यही एनोरिज्म कहाँ पर हो जाए बच्चों? एब्डोमिनल अयोटा के अंदर। ठीक है, सो इसको हम एब्डोमिनल अयोटिक एनोरिज्म कहते हैं। अगर ये चेस्ट वाले एरिया के अंदर हो, जिसके देखो ना रिस्क फैक्टर क्या है, हाइपरटेंशन, बाइकस्पिड अयोटिक वाल्व, कनेक्टिव टिश्यू, देखो मार्फन सिंड्रोम, एहलर डैनलॉग सिंड्रोम, ये जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज के डिसऑर्डर्स है ना, और एक इसमें और ऐड कर लीजिए टर्शरी सिफिलिस, इन सब की वजह से आपकी ब्लड वेसल जो अयोटा होता है वो वीक बनता है, और जब अयोटा वीक बनता है तो उसके अंदर एनोरिज्म होती है। जब उसके अंदर एनोरिज्म होती है उसके रप्चरिंग के चांस ज्यादा होते हैं। जब ये रप्चर होता है तो इसको हम थोरेसिस अयोटिक एनोरिज्म रप्चर कहते हैं। दैट इज द क्लिनिकल इमरजेंसी। अयोटिक एनोरिज्म रप्चर हो जाए ना तो वो हमारे पास इमरजेंसी होती है, हमने उस पेशेंट को उसी टाइम
हॉस्पिटल में लाते हैं, उसके वाइटल्स को स्टेबल करते हैं, ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करते हैं। और अगर उस पे एनोरिज्म बढ़ी है, या मतलब कि जो एनोरिज्म रप्चर हुआ वो काफी बड़ा है, तो फिर हम उसको सर्जिकल रिपेयर भी करते हैं। ठीक है। फिर आता है अब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों इसमें से क्वेश्चन अगर अक्सर पूछ लेते हैं। सो अब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म के एसोसिएटेड विद द ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन। देखो ना, दो तीन टाइप की इन्फ्लामेशन होती है, तो जहां पर भी ट्रांसम्यूरल होती है ना, इसका मतलब कि भाई जो तीनों लेयर्स है ना, ये तीनों रप्चर करेंगे, तो यहाँ से ब्लड का लीक आउट होगा। ठीक है। जिनके अंदर मतलब कि वो एक लेयर वाला होता है, सो उनके अंदर ज्यादा रप्चरिंग के चांस नहीं होते। अभी जो मैं आपको एक बार बता रहा था ना कि एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म का रिस्क फैक्टर बड़ा कॉमन है। अब यहाँ पर इसके रिस्क फैक्टर में अगर आप देखोगे ना, तो क्या लिखा हुआ देखो, इंक्लूड द टबाको स्मोकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मोर देन 15 या 20 ईयर ज्यादा स्मोकिंग की हिस्ट्री है ना, तो उसके अंदर एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म हो सकती है। इसलिए 65 ईयर से ज्यादा पेशेंट वाले जो लोग होते हैं, उनके हम क्या करवाते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है। may present as a palpable pulsatile abdominal mass। देखो ना, ये पल्सटाइल करते हैं। जब ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये ऊपर चला जाता है, जब कम होता है तो ड्रॉप हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर आपका वैरी करता है ना, हाई लो हाई लो। तो इस तरह ये भी क्या होता है, पल्सटाइल। ठीक है। अगर एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म रप्चर हो जाए तो पेशेंट में सिम्टम क्या है, सडनली अगर बैक पेन हो जाए, साल पेशेंट का जो मतलब ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाए, और एब्डोमिनल पेन भी है, तो समझना कि इसका जो एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म है उसकी रप्चरिंग हो गई है। ठीक है। ये बात याद रखना। ठीक है। फिर इस पेशेंट का भी ट्रीटमेंट यही करते हैं, हम इसको स्टेबल करते हैं सबसे पहले, तो इसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसकी रिपेयरिंग करते हैं। उसको हम कहते हैं एंडोवस्कुलर रिपेयरिंग। मतलब ना, मुझे उसका एग्जैक्ट सर्जरी का नाम याद नहीं आ रहा, बट वो है इसी तरह का कि एंडोवस्कुलर कोआइलिंग रिपेयर। मतलब इस तरह कोआइल डाल के ना उसको रिपेयर करते हैं उस एरिया को। ठीक है। गुड हो। तो बाकी ट्रोमेटिक अयोर्टिक रप्चर वही बात है कि अगर हमारे पास एनोरिज्म रप्चर हो जाए तो उसको हम ट्रोमेटिक रप्चर कहते हैं। ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, अयोर्टिक डायसेक्शन। अयोटिक डायसेक्शन कहते हैं कि जब हमारे पास डायसेक्शन हो जाए, आपके अयोटा के अंदर रप्चरिंग हो जाए। अब ना यहाँ पर आपके अयोटा के ना दो पार्ट्स हैं जो मेनली हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन सा जी? एक है मेरे पास असेंडिंग अयोटा, एक है मेरे पास डिसेंडिंग अयोटा। बच्चों आप मुझे खुद बताओ कि अगर मेरे पास ये एक ब्यूटीफुल हार्ट है, हार्ट से क्या निकलता है जी? असेंडिंग अयोटा। यहाँ पर क्या है बच्चों? डिसेंडिंग अयोटा। ठीक है। अब डॉक्टर आप मुझे बताएंगे मुदस्सर कि देखो ना, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है तो जो यहाँ से ब्लड निकल रहा है, अब जितना कुछ लेफ्ट वेंट्रिकल के पास होगा ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड निकालेगा ना, तो इस एरिया के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। जब यहाँ पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो इनके अंदर रप्चरिंग का चांस ज्यादा होगा। ठीक। दूसरे नंबर जो डिसेंडिंग अयोटा है, डिसेंडिंग अयोटा का ना थोड़ा सा प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इतना रप्चरिंग का चांस नहीं होता। अगर आपको हाइपरटेंशन की वजह से या लेफ्ट वेंट्रिकल के हाई प्रेशर की वजह से एनोरी डायसेक्शन हो रही है ना, तो बच्चों वो ज्यादातर असेंडिंग अयोटा में होती है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी कहोगे कि सर बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो डिसेंडिंग अयोटिक एनोरिज्म अयोटिक डायसेक्शन के साथ भी आते हैं, लेकिन उनके लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई इशू नहीं है, उनका असेंडिंग अयोटा ठीक है। लेकिन डिसेंडिंग अयोटिक डायसेक्शन मतलब यहाँ से जो आपका अयोटा है ना वो रप्चर कर गया। सो इसका क्या रीजन हो सकता है? डिसेंडिंग अयोटिक डायसेक्शन क्यों हो सकती है? आप में से मुझे कोई बता सकता है? एग्जैक्टली exactly. जो इसके पीछे भी रीजन है ना बच्चों, वो वही वाला है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसी। जहां पर ना इस्थेमस होता है, उस पार्ट को हम इस्थेमस कहते हैं। सो हमारा पार्ट वीक होता है। बिल्कुल, ये हमारा पार्ट वीक है। इसलिए देखो, जब हमारे पास एसेलरेशन और डीसेलरेशन, मैं आपको एनआरई का एमसीक्यू बताने लगा हूँ कि वो आपको बताएंगे कि एक बंदा बहुत हाई स्पीड गाड़ी चला रहा था, सडनली उसका एक्सीडेंट हुआ। उस टाइम पे वो पेशेंट ठीक था, बाद में जब हॉस्पिटल में आए, हमने उसका मतलब चेस्ट एक्सरे कराया तो उसकी तो डिसेक्शन हुई पड़ी थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों एसेलरेशन से जब डायरेक्टली डीसेलरेशन होती है ना,
डिसेलरेशन का देखो, बंदा 220 की स्पीड पे जा रहा होगा या 180 की स्पीड पे जा रहा होगा। सो इतनी स्पीड पे जा रहा होता है, ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया और वहां पर डिटेल लेक्चर्स के अंदर, कि जब हाई स्पीड के साथ आप गाड़ी जा रही होती है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिकल चेंजेस भी उसके अकॉर्डिंगली आती हैं, उस हाई वेलोसिटी को ओवरकम करने के लिए। सो जब 180 से, आप मुझे खुद बताओ, जब 180 से आपका जो स्पीड है वो जीरो पे चली जाए, अल्लाह ना करे जब आपका एक्सीडेंट हो जाए, जहाँ जब आप ब्रेक सडनली अप्लाई करो, सो रैपिड डिसेलरेशन होती है। सो रैपिड डिसेलरेशन की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर की वेरिएशन बहुत ज्यादा आती है। जब प्रेशर की वेरिएशन बहुत ज्यादा आती है ना, तो उसकी वजह से जो वीक पार्ट्स होते हैं उनकी रप्चरिंग हो जाती है। यहाँ पर अगर मेरे पास टाइम होता ना, तो मैं आपको अभी जो रिसेंटली प्लेन क्रैश हुआ है ना इंडियन, पता नहीं तेजाज के क्या नाम था उसका, उसके पीछे भी बहुत मजे की मैकेनिज्म्स है, बहुत मजे के मैकेनिक्स है उसके अंदर, कि विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स जब वो इतनी एक्सेलरेशन से डिसेलरेशन होती है ना, सो उस पेशेंट के ब्रेन की तरफ ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो वो इतना हाई फ्लो होता है कि उसकी तमाम सेरिब्रल आर्टरीज रप्चर कर जाती हैं। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि फ्यू सेकेंड्स के अंदर उस बंदे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो ये एक पूरी बॉडी की मैकेनिक्स है। तो ये आपने याद रखना है, सेंडिंग अयोटा के अंदर भी डिसेक्शन है, डिसेंडिंग अयोटा के अंदर भी है। सो कुछ इसके एसोसिएशंस देख लें। एसोसिएटेड विद देखो ना, हाइपरटेंशन वाला पेशेंट, बाइकस्बिड अयोटिक वाला, जो मार्फन सिंड्रोम वाला पेशेंट है, जिनका मतलब वीक एरिया है ना, तो उनके अंदर डिसेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि देखो ना, डिसेक्शन हुआ पेशेंट आएगा, टीरिंग चेस्ट पेन, जो रेडिएट करेगी किसकी तरफ, बैक साइड की तरफ। काइंडली इस चीज को याद रखिएगा। हमारे पास एक होती है प्लूरिटिक चेस्ट पेन, ठीक है, एक होती है टीरिंग चेस्ट पेन। हाँ, प्लूरिटिक चेस्ट पेन हमारे पास आप सबको पता होगा, पल्मोनी एम्बोलिज्म के अंदर होती है, पेरिकार्डाइटिस के अंदर भी होती है। सो उसके बाद यहाँ पर डायसेक्शन के अंदर भी आपको होती है, मतलब ऐसे लगता है जैसे किसी ने स्टैब कर दिया होता है। और आयोटिक डायसेक्शन के अंदर सडनली चेस्ट पेन हो रही है, और वो क्या कर रही है, डेविएट हो रही है या रेडिएट करी किसकी तरफ, बैक की तरफ। तो ये मतलब आयोटिक डायसेक्शन का बहुत बड़ा साइन होता है, कि सडन चेस्ट पेन है, सीवियर चेस्ट पेन है, और वो बैक की तरफ रेडिएट करी, तो आपने ज्यादातर इसको डायसेक्शन ही कंसीडर करना है। और वो आपको हिस्ट्री भी होगी, मतलब आपको एक्सीडेंट वाली ज्यादातर हिस्ट्री दी जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर बच्चों, इसमें आपने देखना है कि पेशेंट के एक्सरे के ऊपर आपको क्या नजर आएगा, मेडी मेडिएस्टिनम वाइडनिंग, मतलब जो उसकी मेडिएस्टिनम होगी ना, जो आपके पास मिडल पार्ट होता है मेडिएस्टिनम के ऊपर, हमने काफी ज्यादा वीडियोस बनाई हुई है। सो ये जो मेडिएस्टिनम वाला एरिया ना, यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, वाइडनिंग। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, जब ये एसोफेजियल परफोरेशन होगी, बिल्कुल, जब एसोफेजियल परफोरेशन होगी, जब आपको आयोटिक डिसेक्शन होगी, जब आपको मतलब कि और भी काफी सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो, जब आपका डायफ्राम भी रप्चर हो जाए, इन तमाम के अंदर आपका जो मेडिएस्टिनम है ना, ये वाइड हो जाता है। तो उनमें से आयोटिक डिसेक्शन भी एक फाइंडिंग है, यहाँ पर भी मेडिएस्टिनल वाइडिंग आपको नजर आती है। इसके बाद बच्चों इसकी दो टाइप्स होती हैं, वही मैं अभी आपको जो बता रहा था, एक होती है असेंडिंग आयोटिक एनोरिज्म, एक होती है डिसेंडिंग आयोटिक एनोरिज्म। इनका दूसरा नाम है स्टैनफोर्ड टाइप ए, स्टैनफोर्ड टाइप बी, ठीक है। अगर आपको असेंडिंग आयोटिक एनोरिज्म है बच्चों, तो इसमें ज्यादातर हम क्या करते हैं, सर्जरी, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। असेंडिंग आयोटिक एनोरिज्म या स्टैनफोर्ड टाइप ए वाले पेशेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, ज्यादातर सर्जरी। वो जो डिसेंडिंग वाले होते हैं ना बच्चों, इसको याद रखें कि ये सीधा सीधा एमसीक्यू आते हैं। डिसेंडिंग अयोर्टिक एनोरिज्म के अंदर हम ज्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट आपने उस पेशेंट का करना है, और उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो बीटा ब्लॉकर्स होती है, ठीक है। असेंडिंग अयोर्टा के अंदर डॉक्टर अबू बकर आपने क्या करना है, सर्जरी। डिसेंडिंग अयोर्टा के अंदर आपने क्या करना है भाई, आपने उसको बीटा ब्लॉकर्स देनी है। ये आपकी सर्जरी का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सो इसलिए इंशाल्लाह अगर कोई बंदा अच्छे से फर्स्ट एड पढ़ता है ना, तो उसकी मेडिसिन और जो उसकी सर्जरी होती है ना, वो बड़ी हद तक कवर हो जाती है। आपको अलग पढ़ने की जरूरत भी नहीं मोस्टली पड़ती। आगे आते हैं जी, चोरी वाला सिंड्रोम, मतलब जिसको हम कहते हैं सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ठीक है। मतलब सब क्लेवियन आपको पता है, आपकी ब्लड वेसल है, मेन ब्लड वेसल है। स्टील सिंड्रोम है, मतलब कि वहां से ब्लड की स्टीलिंग हो रही है, जरा इसको समझिएगा। अगर हमारे पास होती है स्टीनोसिस किसकी, आपकी सब क्लेवियन आर्टरी की, अब यहाँ पर देखो बच्चों,
ये मेरे पास क्या है, अयोटिक आर्च। ठीक है। अब अयोटिक आर्च से क्या निकलता है, आपको पता है कि हमारे पास सब क्लेवियन वेसल्स निकलते, ठीक है। एक मेरे पास है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्ट, ठीक है। आपको पता है जो राइट सब क्लेवियन आर्ट है वो तो निकलती है आगे ब्रैकियोस्फेलिक्स से, यहाँ से जाके ना ब्रैकियोस्फेलिक्स से आपकी सब क्लेवियन, राइट सब क्लेवियन निकलती है। लेकिन जो लेफ्ट सब क्लेवियन होती है ना, वो डायरेक्टली हमारे पास अयोटिक आर्च से निकलती है। मैंने आपको इसका निमोनिक भी बताया होगा। कौन सा निमोनिक है डॉक्टर साहब इसका? ए बी सी। ए से क्या बनेगा, अयोटिक आर्च। बी से क्या बनेगा, ब्रैकियोस्फेलिक ट्रंक। सी से क्या बनेगा, लेफ्ट सब, सॉरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ऐसे से क्या बनेगा, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। तो अगर आपको अयोटिक आर्च की ब्रांचेस बोले तो आई होप सो कि आपको ए बी सी नहीं बोलेगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं चीजों को ज्यादा देर तक याद रखने के अंदर। अब देखें डॉक्टर समीर, मसला हमारे पास ये है कि जो डायरेक्टली सब क्लेविन आर्टरी निकली है ना यहाँ से, इसके अंदर हो गया स्टेनोसिस। ये देखो बच्चे, जब इसके अंदर सब क्लेविन आर्टरी के अंदर स्टेनोसिस हो गया, आपको पता है ना ये लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है, आपकी लेफ्ट आर्म को। सो जब इसके अंदर स्टेनोसिस है, क्या है बच्चों इसके अंदर, स्टेनोसिस है। सो पीछे से हमारे पास कनेक्शन किस किसका है, ये ऊपर आप अगर आप देखो, आपको लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी और यहाँ पर आपको राइट वर्टिब्रल आर्टरी नजर आती है। और ये जो लेफ्ट और राइट वर्टिब्रल आर्टरीज होती है ना, ये आपकी सब क्लेवियन के साथ ही कनेक्टेड होती है। मतलब ये जो राइट वर्टिब्रल आर्टरी है, ये राइट सब क्लेवियन के साथ अटैच है। ये लेफ्ट सब क्लेवियन के साथ क्या है, अटैच है। जरा मजे की बात समझिए। अब यहाँ पर लेफ्ट सब क्लेवियन के अंदर तो हो चुकी है स्टेनोसिस, इसमें ब्लड तो जा रहा है कम। लेकिन हमारे पास जब किसी कोई भी पेशेंट क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, या वो अपनी जो लेफ्ट आर्म है ना उसका ज्यादा इस्तेमाल करता है, सो उस दौरान क्या होता है कि ये जो लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी होती है ना, ये कहती है कि ओ यार, जो लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी है ना, इसके अंदर ब्लड, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है और आर्म को कम ब्लड मिल रहा है। सो लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी क्या करती है, ये चोरी करना शुरू कर देती है क्या चोरी करना शुरू कर देती है कि ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी से ब्लड लेना शुरू कर देती है। क्योंकि देखो ना, ये जो लेफ्ट और राइट वर्टिब्रल आर्टरीज होती है ना, ये आपके ब्रेन की तरफ ब्लड लेके जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सब क्लेविन आर्टरी में प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा था, तो लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी ने डिसाइड किया कि मैं इस बेचारी को कुछ ब्लड दे लेती हूँ। तो ये क्या करती है, ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी से ब्लड लेती है और यहाँ से मतलब ना ब्लड स्टील करती है, चोरी करती है, और फिर ये आपकी मतलब लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी के आगे जो डिस्टल पार्ट होता है या जो आर्म होती है ना, उसको किसी हद, उतना ब्लड तो नहीं दे सकती, लेकिन किसी हद तक उसको ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। लेकिन जब ये उसको ब्लड सप्लाई करेगी, एट दिन हो क्या रहा है कि ये जो वर्टिब्रल आर्टरी ने खुद ब्लड अपने आपके ब्रेन को देना था वो नहीं देगी। तो जब आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा डॉक्टर साहब, रिड्यूस सेरिब्रल परफोरेशन ऑन एक्सर्शन ऑफ द अफेक्टेड आर्म। तो जो अफेक्टेड आर्म की आप एक्सर्शन ज्यादा करोगे, उससे ज्यादा काम करोगे, तो आपकी सेरिब्रल परफ्यूजन कम हो जाएगी। मतलब पेशेंट को हेडेक है, वर्टिगो, वर्टिगो मतलब उसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। क्यों, मतलब वो बंदा जैसे एक्सरसाइज करेगा ना, उसको लेफ्ट आर्म और उस पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। चक्कर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भाई ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, ठीक है। सो काइंडली यहाँ पे देखिएगा किन सिम्टम के साथ ये पेशेंट आता है। पेशेंट हमारे पास आता है आर्म एज एस्कीमिया के साथ, पेन, पैरेस्थीसिया, नमनेस को कहते हैं। वर्टिब्रो बेसिलर इनसफिशिएंसी, इसका मतलब होता है कि आपके मतलब जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर सही से नहीं है, ठीक है। एसोसिएटेड विद अथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन टकायासु आर्थराइटिस एंड हार्ट सर्जरी। मतलब किन किन पेशेंट्स के अंदर आपको ये सब क्लीवें जो स्टील सिंड्रोम है ये नजर आ सकता है, ठीक है। सो आई होप सो कि हमारे पास ऑलमोस्ट जो हाफ पैथोलॉजी है ना वो सीवीएस की होगी है। बाकी इंशाल्लाह इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ना ये मेरे टैब की बैटरी खत्म होने वाली। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, ओके।